गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 गद्य खंड से ममता नामक कहानी पढ़ाएंगे। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इस कहानी में चूड़ामणि की पुत्री ममता के गुणों के बारे में बताया गया है कि चूड़ामणि एक मंत्री होता है। वह अपनी पुत्री, उसकी विधवा पुत्री ममता होती है, तो वह ममता के लिए बहुत चिंतित है और वो चाहता है कि बहुत सारी संपदा एकत्रित कर ली जाए, जिससे कि ममता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। लेकिन ममता एक कर्तव्यनिष्ठ और धार्मिक महिला है। वह नहीं चाहती है कि गलत कार्यों से कमाए हुए पैसे से मेरा जीवन निर्वाह हो। तो वो अपने पिता को समझाती है कि मैं ऐसे धन को नहीं लूँगी और ना ही ऐसे धन की मुझे आवश्यकता है। इस प्रकार से ममता के उच्च चरित्रों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। ये गद्य खंड में कहानी विधा है। पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में बता रही हूँ। इनका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको एक दूसरी कॉपी में लिखना है। उस कॉपी में तुमुलखंड काव्य और 3 भाग करने हैं उस कॉपी के। एक में गद्य की जीवनियाँ, एक में पद्य की जीवनियाँ और एक खंड में तुमुलखंड काव्य लिखना है। तो ये दूसरी अर्थ वाली कॉपी नहीं, दूसरी कॉपी में आपको गद्य खंड में पहले मैंने आपको अप्रैल और मई में प्रेमचंद्र की मित्रता कहानी पढ़ाई थी, उसको लिखना है, जो मैंने लिख करके भेजी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, प्रेमचंद्र की नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन चरित्र के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावाद के 4 स्तंभ कवि और लेखकों में उच्च कोटि का स्थान रखते हैं। 4 कौन कौन से स्तंभ, मतलब मजबूत कवि हैं जिन्होंने छायावाद युग का प्रतिपादन किया। ये हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इनके पूरे नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के ये प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हीं के नाम से छायावाद युग का एक नाम प्रसाद युग भी पड़ा। प्रसाद युग से भी छायावाद के नाम को जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य को कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास तथा निबंध आदि के रूप में एक मूल्यवान भेंट प्रदान की है। इनके नाटक तो विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ नाटक जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी आदि इतने सराहे गए कि लोग इन्हें अधिकांशतः पढ़ते और दूसरों को पढ़ाते हैं। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और बाबा का नाम शिवरतन साहू था। इनके यहाँ सभी लोग शिव जी के भक्त थे तथा शिव जी के नाम पर ही इनके परिवार के सदस्यों के नाम रखे गए थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव एवं बाबू देवी प्रसाद का स्वागत करती थी। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ, लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और किशोर अवस्था से पूर्व ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार से आगे चलकर इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु कॉलेज की पढ़ाई में मन न लगने के कारण
इनके भाई शंभु रत्न जी ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही करा दिया और घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि का अध्ययन किया। माता पिता की मृत्यु के बाद सारे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई और इस प्रकार से संघर्ष करते हुए सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इन्होंने कई काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यासों की रचना की। नाटक और कहानी के तो ये सम्राट माने जाते हैं। काव्य भी इनके प्रसिद्ध हुए, जैसे कामायनी महाकाव्य, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व आदि इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, एक घूंट, सज्जन आदि इनके नाटक विश्व प्रसिद्ध हुए। इसके बाद कहानी में छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता आदि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती आदि कहानियों की इन्होंने रचनाएं की। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और इन्होंने चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, अनुसंधानात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से प्रसाद जी के साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात विद्वान थी और ये हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इनकी श्रेष्ठ कृतियों के माध्यम से इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ममता कहानी, इसमें गद्यांश होंगे और गद्यांश में निहित प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी। रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण की तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में भी विकल थी। वह रोहितास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। यहाँ पर लेखक ने ममता के बारे में बताया है, ममता का परिचय दिया है कि रोहितास दुर्ग के एक कमरे में ममता बैठी हुई है और सोण नदी के तीव्र प्रवाह को देख रही है और वह बहुत ही खोई और परेशान है, क्योंकि वह एक विधवा स्त्री है। उसका यौवन सौर के समान और वह नवयौवना है। मन में कष्ट, मस्तिष्क में विचारों की आंधी है तथा आँखों में अश्रु हैं। वह सुख के कंटक शयन में विकल है। यद्यपि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसका अंतर्मन दुखी है। वह रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है। फिर उसके लिए चूड़ामणि चूँकि एक मंत्री है और उसके पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, फिर भी वह दुखी है, क्योंकि प्राचीन काल में हिंदू समाज में विधवा सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी मानी जाती थी। इसीलिए यही सोच कर वह परेशान है और उसके कष्टों का कहीं अंत नहीं है। इस गद्यांश में मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश हिंदी के ममता नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसकी रचयिता छायावाद युग के श्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं।
रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें रेखांकित अंश है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत है। इसमें लेखक ने ममता के जीवन चरित्र का परिचय देते हुए बताया है कि वह रोहितास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री है और वह विधवा है। प्राचीन काल में विधवाओं को सबसे तुच्छ और निराश्रित प्राणी माना जाता था। इसी कारण सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी उसका अंतर्मन बहुत दुखी है और वह हमेशा परेशान सी रहती है, उदास सी रहती है, क्योंकि वह अपने आप को निराश्रित समझती है, इसीलिए वह दुखी है। चूड़ामणि के कितनी पुत्रियां थीं? चूड़ामणि के एकमात्र पुत्री ममता थी। ममता कहाँ बैठी है? ममता रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई है। रोहितास दुर्ग के एक सुंदर से कमरे में बैठी हुई है। ममता कौन थी? वह क्या देख रही थी? ममता रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री है, जो कमरे में बैठी हुई सोन नदी के प्रवाह को देख रही है। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है, ये कहने का लेखक का क्या आशय है। प्राचीन काल में हिंदू विधवा को सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता था और उसे एक निराश्रित प्राणी के रूप में देखा जाता था। इसी कारण यही बात लेखक ने बताई है कि ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं होना चाहिए था। वह भी समाज में सुख सुविधाओं से युक्त और पूर्ण रूप से सुखी जीवन जीने की अधिकारिणी होती है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आनंद ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले आए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। चूड़ामणि अचानक कमरे में आते हैं, लेकिन ममता नदी के प्रवाह को इतनी एकाग्रता से और बहुत दुखी मन से, चिंतित मन से देख रही थी कि वह अपने पिता का आना नहीं समझ सकी। इसी कारण से अपनी पुत्री को दुखी जान करके चूड़ामणि भी बहुत दुखी हो जाते हैं और बिना बताए ही कमरे से बाहर आ जाते हैं। एक पहर बीत जाने के बाद फिर ममता के पास वे आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले आते हैं। एक पहर बीत जाने के बाद पहले तो चूड़ामणि वहाँ से निकल आते हैं और फिर एक पहर बाद वो 10 सेवकों के साथ कमरे में प्रवेश करते हैं और वे सभी चांदी के थालों में कुछ लिए, जिन पर कि रुमाल ढका हुआ था, लेकर आते हैं। ममता उन सबको पलट करके देखती है। वे सेवक थाल रख करके वहाँ से चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। जब ममता ने पलट करके देखा और जब उसके सेवक चले गए तो ममता ने पूछा कि इन थालों में क्या है। चूड़ामणि कहते हैं कि इनमें तुम्हारे लिए उपहार है, और फिर ढके हुए रुमालों को पलट देते हैं। उसमें स्वर्ण था। स्वर्ण की चमक देख करके ममता आश्चर्यचकित हो जाती है।
इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? इसका मतलब है कि म्लेच्छों ने रोहतास दुर्ग पर आक्रमण किया था और इनसे कहा था, करना चाहते थे और इनसे कहा था कि तुम रात में दरवाज़ा खोल देना और हम किले में प्रवेश करके सब तहस नहस कर देंगे, बदले में हम तुम्हें बहुत सा खजाना देंगे। तो ममता पूछती है, क्या तुमने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर के क्या करेंगे? मतलब उनकी ये शर्त थी और इन्होंने मान ली, क्योंकि ये चाहते थे कि हम ममता के लिए बहुत सारा स्वर्ण एकत्रित करके उसे दे करके जाएं। दूसरा पैराग्राफ है इसी का है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। इसे फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। इस गद्यांश में बताया गया है कि जब उनके पिता चूड़ामणि बहुत सारा स्वर्ण उन्हें देना चाहते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि हे बेटी, सामंत वंश का मतलब रोहतास दुर्ग पर आक्रमण होने वाला है और सामंत वंश का अंत निश्चित है। हो सकता है उस युद्ध में मैं मारा जाऊं, क्योंकि शेरशाह रोहतास पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा? यही सोच करके हम तुम्हें ये सब तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ममता बहुत घबरा जाती है और उसे साफ साफ दिखाई देता है कि हमारे पिता पतोन्मुख हो चुके हैं। और वह पिता को समझाती हुई कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति आने के पहले ही इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। एक तो गलत कार्य कर रहे हो और फिर ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि मेरा क्या होगा। वह अपने पिता को समझा रही है कि पिताजी, क्या इस संसार में हम लोग ब्राह्मण हैं, तो क्या इस संसार में कोई हमें भीख भी ना देगा जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें? ये तो सब कुछ बहुत गलत है, ये असंभव है। हे पिता, आप इसे लौटा दीजिए। इसकी चमक मुझे अंधा बना रही है, अर्थात इसकी चमक मुझे व्याकुल कर रही है। इस प्रकार से ममता अपने पिता को समझा रही है, लेकिन उसके पिता तो अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। वो उसका कहना नहीं मान रहे हैं और वो उसे सोना देना चाहते हैं। इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर मैं आपको बता रही हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड के ममता नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक छायावाद युग के श्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में है इसमें इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। इसमें ममता के पिता चूड़ामणि ममता को समझा रहे हैं कि हे बेटी, इस उपहार को स्वीकार कर लो, रख लो अपने पास, क्योंकि सामंत वंश का अंत निश्चित है। क्योंकि शेरशाह रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करना चाहता है और उसमें सब कुछ नष्ट होने वाला है। हो सकता है मैं भी जीवित ना रहूं, इसलिए तुम इसे स्वीकार करके अपने जीवन को सुरक्षित कर लो। चूड़ामणि की कितनी पुत्रियां हैं? तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कौन से वंश का अंत समीप है? गद्यांश के अनुसार सामंत वंश का अंत समीप है।
गद्यांश के अनुसार रोहिताश पर कौन अधिकार कर सकता है? गद्यांश के अनुसार रोहिताश्व पर शेरशाह अधिकार कर सकता है। अपने पिता का कौन सा मार्ग ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? अब ममता को उसको सोना दे करके, ढेर सारा सोना दे करके अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रस्ताव परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा और उसे यह भी गलत लगा कि उसके पिता दुश्मनों से मिल गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार ममता की मनोवृत्ति स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में ममता को एक धर्मनिष्ठ, चरित्रवान और सच्ची नवयुवती के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वह गलत कार्य करते हुए अपने पिता को समझाती है और उससे सोना लेना स्वीकार नहीं करती है।